जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज के इस वीडियो में 17 नवंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दूं, ये जो सीरीज है करंट अफेयर्स की डेली क्लास की, ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। अगर आप बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में लगे हैं तो ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। आप रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर क्लासेस को फॉलो करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे यही वाले कोर्स में उपलब्ध है। आप इस कोर्स के माध्यम से तमाम फायदे ले सकते हैं। यहाँ से करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी बेहतर होगी, इस बात का ध्यान रखें। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। देखिए, यहाँ पर आपको हमने पूछा था कि 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कहाँ देश के 23वें व बिहार के दूसरे एम्स की आधारशिला रखी है, जो कि पटना के बाद ये बिहार का दूसरा एम्स है। इसकी आधारशिला दरभंगा में रखी गई है। सवाल यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है, दरभंगा में कहाँ? तो दरभंगा में एक स्थान है सोभन, यहीं पर। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये तमाम बातें ध्यान रखिए। हालांकि डिटेल इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में हम आपको दे चुके हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। ये पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बिहारी को, देखिए यहाँ पर एक शब्द छूट गया, को आप लोग ऐड कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस बिहारी को हाल ही में यानी कि नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अभिनेता पंकज त्रिपाठी। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं। वो पॉसिबिलिटी जो बनती है एग्जाम में जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हमने आपके समक्ष रखा है। देखिए, पहला पॉइंट है कि बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए, पंकज त्रिपाठी को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। आप इन्हें जानते हैं, ये बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। पंकज त्रिपाठी से संबंधित कई सारी जानकारी ऑलरेडी पहले भी हमने आपको दिया है। कुछ चीज़ें उनमें से यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है, वो तमाम चीज़ों को पुनः से देख लीजिए। देखिए, पंकज त्रिपाठी मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। उनकी पहली फिल्म थी रन, जो कि अभिषेक बच्चन उसमें खास करके मुख्य भूमिका में थे। और आपको ध्यान रखना, 14 मई 2004 को रिलीज हुई थी। एक जो कौवा बिरयानी वाला जो फेमस डायलॉग है, जो कि मतलब वहाँ पर आपने देखे होंगे कि खास करके जो पंकज त्रिपाठी की हम बात कर रहे हैं, तो पंकज त्रिपाठी ही पूछते हैं भैया क्या खाए थे, तो दरअसल हमने 5 रुपये वाला कौवा बिरयानी खाया था। वो विजय राज कहते हैं, वहाँ पर जो शख्स थे वो पंकज त्रिपाठी थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये इनकी पहली मूवी थी जो बॉलीवुड में बनी थी, रिलीज हुई थी। अब यहाँ पर आगे देखिए, कुछ पॉइंट रिसेंटली हमने आपको बताया इनसे संबंधित कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। जो बेस्ट है यानी कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड इन्हें फिल्म मिमी के लिए दिया गया था 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत। अच्छा, एक और जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, ये बताना बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन चुका है। हालांकि ये चीज़ें बताई गई थी, आप लोग अगर पढ़े होंगे, जो लोग एग्जाम दिए होंगे उस समय, तो राइट आंसर क्या होंगे। पिछली बार बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। देखिए, प्रश्न था बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित। आपको यहाँ पे बता दूं कि पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार ने वर्ष 2020 में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। और इनके बाद भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी को बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और यहीं से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न बना था। ये चीज़ ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करें, यानी कि मौजूदा समय में, तो इस समय लोक गायिका मैथिली ठाकुर 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये तमाम बातें ध्यान रखिए। देखिए, अभी जो रिसेंटली जो रिजल्ट आए हैं बीपीएससी टीआरई वाला और बिहार पुलिस वाला, एक अच्छा फीडबैक हमें मिला है। तो फीडबैक जो अच्छा मिला है उसमें भी एक बात ये कही जा सकती है कि वैसे लोगों का ही रिजल्ट हुआ जिन्होंने तैयारी बेहतर तरीके से किया है। कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप में कुछ एक्स फैक्टर होगा, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से
पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, तभी जाके आपका रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि पहले का दौर कुछ और था, अभी कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आप कुछ नया करेंगे, यानी कि कुछ हट के करेंगे, औरों से आप अलग रहेंगे, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। भीड़ तो आपको दिख ही रही है, लेकिन भीड़ से अगर कुछ अलग आप करते हैं, कुछ अलग बेहतर आप में होती है, तो वही आपको सफलता दिलाती है। तो मेहनत जरूर कीजिए और बेहतर तरीके से कीजिए। जितना आप कर सकते हैं उतना निचोड़ दीजिए एकदम मेहनत इसमें, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, जरूर सफलता मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितने भी मटेरियल हमने आपको करंट अफेयर्स के दिए हैं, आप उसको एकदम अच्छी तरीके से पढ़िए। जो रिसेंटली जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं, लगभग सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं। कहीं से बाहर से कुछ भी पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये तमाम बातों को आपको ध्यान में हर हमेशा रखना है। अब आगे एक और पॉइंट आपके समक्ष हमने रखा, जैसे कि बात हो रही है यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की, तो रिसेंटली ये जानकारी हमने आपको दिया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अगस्त 2024 में सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। आप यहाँ पर सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को देख सकते हैं इस तस्वीर में, ठीक है। ये ध्यान रखें। अच्छा, आनंद कुमार से संबंधित पिछले साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आई थी, वो चीज़ें यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है। जो पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई थी 2023 में, बिहार को 3 पद्मश्री पुरस्कार मिला था। इन तीनों में सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद। और इनमें से जो आपको बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया, ये वाला पूछा गया था सुभद्रा देवी के बारे में, जो कि पेपर मेसी कला से संबंधित है। ये चीज़ें हमने रिसेंटली भी बतलाया है। 2024 में जो खास करके नागरिक पुरस्कार बिहार को मिले हैं, वो कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत रत्न को अगर इसमें हम इंक्लूड करें तो कुल मिला के 7 पुरस्कार बिहार को इस बार मिला है। एक जानकारी ये ध्यान रखिए, भारत रत्न मिला कर्पूरी ठाकुर को, और हमने आपको बतलाया था कर्पूरी ठाकुर बिहार के इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जब इनके कार्यकाल में बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था। हालांकि वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला, 1977 में ये लागू हुआ था, 2 वर्ष पश्चात इसे भंग कर दिया गया। तो पहले मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, और इन्हें क्रम की दृष्टिकोण से देखें तो भारत का 49वां भारत रत्न मिला है। यानी कि भारत रत्न अगर हम बात करें तो 49वां भारत रत्न मिला है। ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। एक सवाल ये भी अराइज हो सकता है कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिला है, तो 5 बिहारी को। ओवरऑल कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, तो 53 लोगों को अब तक 2024 तक के आंकड़ों की बात करें तो। ये तमाम चीजें ध्यान रखने योग्य है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर का विकास निम्न में से कहाँ किया जा रहा है। इसका राइट आंसर है बिहार के गया जिले में। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपको बतला दूं कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत या फिर इसके अंतर्गत बिहार के गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। और आपको इससे संबंधित कुछ बातें जो अभी निकल कर आई है, जो खबरों में है, वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। देखिए, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गया जिले के सरगाटी उपविभाग के अंतर्गत डोभी ब्लॉक में इस प्रोजेक्ट के लिए 1680 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। और इस कॉरिडोर को देश के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से 4 सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। एक बहुत बड़ा कॉरिडोर होने वाला है। और इस पूरे प्रोजेक्ट पर जो अनुमानित लागत है वो यहाँ पर लिखा गया। प्रोजेक्ट में 16,524 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी, बस इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिए कि जो इसे विकसित किया जा रहा है ये कहाँ पर, तो बिहार के गया में। कुछ बहुत जरूरी जानकारी जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आने वाले दिनों में यहाँ से जरूर निकल कर सामने आएंगे। फिलहाल इतनी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम जानकारी आप सबों को दे दूं। दरअसल हमने आपको बताया था कि आगामी जो 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे बड़ी मेहनत से हमने 1400 प्रश्नों का टेस्ट आपके लिए उपलब्ध कराया है। ये बिल्कुल निःशुल्क है, एक भी रुपया आपको पे नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर कैसे ज्वाइन करें, वहाँ तो पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। देखिए, दरअसल वहाँ पे कुछ चीज़ें पेड भी है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन हम बतला रहे हैं आपको 1400 प्रश्नों का जो एमसीक्यू है करंट अफेयर्स का, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो होम स्क्रीन पर टेस्ट सीरीज करके एक आइकन आपको दिखेगा, ये वाला। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 17वीं बीपीएससी करके टेस्ट सीरीज आपको दिखेगा। उस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आइकन आपको दिखेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, सिलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह हमने आपके लिए तैयार किया है। आप लोग सभी इसमें निःशुल्क पार्टिसिपेट कीजिए। आगामी एग्जाम को देखते हुए अपनी तैयारी का आप सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पर निःशुल्क दिया जा रहा है।
तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट अवश्य करेंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ पर मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का भी जो संग्रह है वो मिल जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है महिला वर्ग में। देखिए ब्रैकेट में हमने महिला शब्द लिखा है, तो महिला वर्ग में अक्टूबर 2024 के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया न्यूजीलैंड की एमेलिया केयर को। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कंप्लीट सूची हमने कई बार आपको बतलाया है, लेकिन फिलहाल अक्टूबर की बात हो रही है तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में पुरुष कैटेगरी में देखें तो पाकिस्तान के नुमान अली, जिन्हें आप यहाँ पर देख पाएंगे, और इसके अतिरिक्त महिला वर्ग में यानी कि इस कैटेगरी में न्यूजीलैंड की एमेलिया केयर को मतलब चुना गया है। तो अक्टूबर 2024 के लिए ये ध्यान रखिए। लेकिन जो कंप्लीट सूची है 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनवरी 2024 से लेकर अब तक की जानकारी अक्टूबर तक की हमने आपके समक्ष रखा है। इसमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। समय निकाल कर जरूर इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। फिलहाल इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए उससे पहले जो क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं तो क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए जैसे अभी हाल ही में खबरों में रहा नागेश ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, कई बार यहाँ से रिपीटेड मोड में प्रश्न बने हैं। और इसके नवीनतम संस्करण को लेकर जो जानकारी यहाँ पर हमने दिया है इसे जरूर ध्यान रखिएगा। रिसेंटली नागेश ट्रॉफी किस टीम ने अपने नाम किया, या फिर दिलीप ट्रॉफी, या फिर जो अन्य 2 ट्रॉफियां नीचे है, इन सभी के नवीनतम संस्करण को लेकर जानकारी आपके समक्ष यहाँ पर दी गई है। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा इसका पीडीएफ फाइल आप एप्लीकेशन से कोर्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले क्रिकेट की बात हो रही है तो T20 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित हुआ वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, भारत ने दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। देखिए यहाँ पर इस सीरीज में तो बहुत सारी जानकारी, लगभग सभी इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है लगभग सभी जानकारी प्रश्न के रूप में, एक्सप्लेनेशन के रूप में हमने ऑलरेडी आपको दिया है। यहाँ पर हम आपको ये बतलाना चाह रहे हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए जो एग्जाम आयोजित होने वाली है ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर स्लाइड में भी है, लेकिन विशेष रूप से इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। एक तो T20 वर्ल्ड कप हो गया, इसके अतिरिक्त जो अभी हाल ही में खास करके ओलंपिक आयोजित हुआ था, ओलंपिक और पैरालंपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सभी टॉपिक से मुझे लगता है कोई ना कोई टॉपिक से एक प्रश्न जरूर होगा। ठीक है, तो अगर आप उसे पढ़े रहेंगे तो आपका 1 अंक आपके हाथ में होगा। चलिए अब यहाँ पर पांचवा लेवल के चौथा प्रश्न है कि 5वां भारतीय खेल सम्मान 2024 में वर्ष की कोच महिला कैटेगरी में यानी इस पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है, जो कि ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, जो वर्ष की कोच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये 5वें भारतीय राष्ट्रीय खेल सम्मान 2024 में, इनका नाम है सुमा सिरूर, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। आइए इसको लेकर जो कंप्लीट सूची है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये इसका 5वां संस्करण है, इससे मतलब भारतीय खेल सम्मान का, और इसको लेकर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग में नीरज चोपड़ा को चुना गया, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को आप यहाँ पर देख सकते हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला कैटेगरी में मनु भाकर को चुना गया, और यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रही है सुमा सिरूर जो कि सर्वश्रेष्ठ कोच चुनी गई महिला वर्ग में, जो कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट में आप देख रहे हैं। ये सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। टीम स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह, और वहीं पे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में सुमित अंतिल, महिला वर्ग में अवनी लेखरा, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष कैटेगरी में यशस्वी जायसवाल, और महिला वर्ग में श्रियंका पाटिल जो कि आरसीबी से खेलती है, ये ध्यान रखें। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच जो है जसपाल राणा, महिला वर्ग में सुमा सिरूर। सर्वश्रेष्ठ अगर टीम की बात करें तो पुरुष वर्ग में हॉकी टीम निकल कर आई, और महिला वर्ग में शतरंज टीम, और क्लब ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया ये कोलकाता नाइट राइडर्स को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी।
आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिए। अच्छा, खास करके जो लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिए, जब आप इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, जैसे मान लीजिए कि बीपीएससी मेकर की ही बात करें, जब आप इसे फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें जब हम आपको पोस्ट के माध्यम से देते हैं तो ये आपकी नज़रों के बीच से गुजरता है, सामने से गुजरता है, तो ये आपके दिमाग में खटकता है, चीज़ों को आप देखते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहता है। एक चीज़ और समझिएगा, रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम को लेकर जो अफवाह उड़ी थी कि एग्जाम 13 दिसंबर को नहीं होगा बल्कि जनवरी 2025 में होगा, तो वो चीज़ों को लेकर मैं देख रहा था कि व्हाट्सएप पे धड़ाधड़ बहुत मैसेज आ रहा था। कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन जो हो रही थी वो लोग ही मैसेज कर रहे थे, तो बाकायदा टेलीग्राम पर हमने वो पोस्ट भी डाल दिया। वहाँ पर हमने आपको बताया कि ये जो न्यूज़ है वो फेक न्यूज़ है, क्योंकि बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर वहाँ पर तब तक कोई भी सूचना नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद जब हमने चेक किया तो वहाँ पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया था कि जो ये खबर जो अभी संचालित हो रही है वो एकदम से फेक है, जो निर्धारित तिथि है उसी तिथि को एग्जाम होना सुनिश्चित है। तो ये चीज़ें खास करके अगर एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इसमें संलग्न रहिए, जुड़े हुए रहिए, कहीं ना कहीं से फायदा जरूर होगा आपको। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। देखिए, इसका राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर यहाँ पर बी, सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत को भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। आपको इनसे संबंधित जानकारी दे दूं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के यहाँ पर देखिए भारत के 2 बार लिखा गया है। जस्टिस सूर्यकांत को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, ये तो नियुक्ति को लेकर चीज़ें आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत को लेकर एक इन्फॉर्मेशन और भी खबरों में है। यहाँ पर देखिएगा, रिपोर्ट के अनुसार वे 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक अपनी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करेंगे, और वे, आपको ध्यान रखना है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी जो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, ये चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हाल ही में 11 नवंबर 2024 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, या फिर इस तिथि को शपथ ग्रहण किए हैं भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, और वे 13 मई 2025 तक अगले 6 माह तक इस पद पर अपनी सेवा देने वाले हैं। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर विकल्प में जो आपको दिख रहा है के विनोद चंद्रन, ये पूरा नाम है कृष्णन विनोद चंद्रन, ये पटना हाईकोर्ट के 44वें व मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। ये ध्यान रखिए, पटना हाईकोर्ट बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। खास बात यह है कि इसकी स्थापना को लेकर रिपीटेड मोड में प्रश्न पूछे गए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 को। लेकिन अब नए तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट ने किस तिथि से अपना कार्य प्रारंभ किया था, तो ऐसी स्थिति में भी आप आंसर करेंगे 3 फरवरी 1916। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है पटना हाईकोर्ट से संबंधित कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेकर कि आज़ादी के बाद पटना हाईकोर्ट के पहले जो भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे वे कौन थे, तो पंडित लक्ष्मीकांत झा, जो विकल्प डी में आप देख रहे हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पटना हाईकोर्ट के बारे में कुछ डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर आगे आपके समक्ष रखा, ये चीज़ों को आप लोग रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर आगे हमने कुछ पॉइंट आपके बीच रखा है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न अराइज हो सकते हैं। ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कुल मिला के 20 पॉइंट आपके बीच हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 6वां प्रश्न है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित में से किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर यानी कि निदेशक नियुक्त किया है, तो इनका नाम है तुलसी गबार्ड, अर्थात विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो नियुक्तियां हुई है कुछ अभी हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए। अच्छा, आपको हमने बताया था कि रिसेंटली 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले आपको ध्यान रखना, ये 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके थे, जिसके बाद जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति बने, अभी पुनः 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखना, जब 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे उस समय आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न यही पूछा गया था कि कौन सा मतलब राष्ट्रपति बने हैं, ये चीज ध्यान रखें। तो वहां पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया है, यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर नियुक्त किया है। और आपको ध्यान रखना, वह 18 जासूसी एजेंसियों की देख रेख करेगी। इसके अंतर्गत ये तमाम चीजें, मतलब 18 जासूसी एजेंसी होगी जिसको लेकर ये मतलब इसका संचालन करेगी, उसकी देख रेख करेगी।
अब यहाँ पर आगे देखिए, इसके अतिरिक्त हमने एक दो पॉइंट और भी आपके समक्ष रखा है जो नियुक्तियां हुई है, खास करके नई सरकार जो बनी है। तो इसके अतिरिक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो खास करके एलन मस्क है, एलन मस्क को आप लोग जानते होंगे, एलन मस्क और विवेक रामस्वामी को नव स्थापित जो एक संगठन है या फिर एक विभाग है, सरकार दक्षता विभाग, इसका नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। इन दोनों को संयुक्त रूप में एलन मस्क और विवेक रामस्वामी। और इसके अतिरिक्त चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से। तो ये कुछ नई नियुक्तियां हुई है जो इंपॉर्टेंट है। नियुक्तियां बहुत सारी हुई है लेकिन ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। देखिए, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप है, ये पार्टी भी पूछा जा सकता है। तो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने और उन्होंने इस पद पर 20 जनवरी 2021 को नियुक्त हुए जो बाइडेन का स्थान लिया। जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को इस पद पर 40वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे, इन्होंने उनका स्थान लिया है। एक पॉइंट यहां से एक्स्ट्रा निकल कर आता है कि अमेरिकी इतिहास में एक बार चुनाव हारने के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले वह दूसरे राष्ट्रपति बने हैं। दरअसल इससे पहले 1888 में चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति ग्रेवर क्लीवेलैंड, आपको ध्यान रखना, चुनाव वो हार गए थे लेकिन पुनः से 1892 में चुनाव में उन्होंने दोबारा से जीत हासिल की। और इस प्रकार यहाँ पर ये पॉइंट निकल कर आता है कि एक बार चुनाव जीता, फिर हारा, फिर से जीता, यानी कि दूसरी बार राष्ट्रपति बना एक बार हारने के बाद। तो ऐसे ये दूसरे शख्स हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। तो इतनी तमाम बातें आपको फिलहाल ध्यान रखना है। हालांकि 2-3 प्रश्न पहले भी हमने इस तरह का आपको बतलाया है, वहाँ पर इनमें से कुछ चीज़ें और भी हमने चर्चा किया था। तो सभी एक्सप्लेनेशन पर ध्यान रखिए, तैयारी आपकी यहाँ से बेहतर होगी। तो ये प्रश्न है कि हालिया लिखित पुस्तक वाई भारत मैटर्स जो पुस्तक है, इसका विमोचन किनके द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है विदेश मंत्री एस जयशंकर। इनकी ये पुस्तक है, इन्हीं के द्वारा इसका विमोचन किया गया, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुबई में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया है। इस पुस्तक के कवर पेज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। 237 पृष्ठों की इस किताब को रूपा पब्लिकेशन या फिर रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। अच्छा, इस किताब को किनके द्वारा विमोचन किया गया, किनकी ये किताब है, ये चीज़ें तो ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, सामान्यतः देखने को मिलता है। और हमने रिसेंटली ये स्लाइड आपको कई बार बतलाया है। आपको ये तमाम बातें ध्यान रखना है। इनमें से जो हमने आपके समक्ष रखा है ये सभी सिलेक्टेड है। 2024 में जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई है ये सभी ध्यान रखिए। अच्छा, बिहार के संदर्भ में ये वाला हमने आपको बताया था कि बिहार के गांधीवादी राजनेता या फिर बिहार के गांधी नीतीश कुमार, इसके जो लेखक हैं ये अशोक चौधरी और उनकी बेटी संभवी चौधरी है। इसके अतिरिक्त एक समंदर मेरे अंदर, भाग्य के 4 सितारे, बहादुर, फूल बहादुर, जो कि नालंदा के अभय के द्वारा इसे लिखा गया है। अभय कुमार का ये शॉर्ट नेम बोले या निक नेम बोले, अभय के लिखा जाता है। तो ये है लेखक। लोकतंत्र का विचार सेम पित्रोदा, सिर्फ एक भाड़े का सिपाही, गवाही, ये बहुत अभी खबरों में साक्षी मलिक द्वारा लिखा गया है। माँ मरियम मेरे पास आती है, अरुंधति रॉय, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कल हमने इसको लेकर जानकारी दिया था, माँ मदर, देवेंद्र कुमार धोड़ावत, जो कि ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये तमाम जो किताबें लिखी गई है, पुनः बता दूं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। देखिए, वही चीज़ें यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2024 की प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यानी कि नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत करने की घोषणा की है? देखिए, यहाँ से बहुत सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सभी को देखिएगा। पहले तो इसका आंसर जानिए, इसका आंसर क्या है। तो रिसेंटली नवंबर 2024 में डोमिनिका एक देश है, इसने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत करने की घोषणा की, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो डोमिनिका देश है ये कैरेबियाई देश है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी को ये डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर देने की घोषणा की, जो कि यहाँ का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है इस देश का। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको यहाँ बता दूं कि डोमिनिका के जो राष्ट्रपति हैं सिल्वेनी बर्टन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना में
भारत कैरिकॉम समिट के दौरान यह पुरस्कार देंगे, उनके द्वारा यह सम्मानित किया जाएगा। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, ये दरअसल क्यों दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी को? उसका खंडन यहाँ पे हुआ है कि नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका की मदद करने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। दरअसल कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और आपको ये ध्यान रखना है कि भारत ने इसी दौरान फरवरी 2021 में डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन का 70,000 डोज भेजा था, जिस कारण से ये सम्मान देने की घोषणा अभी हाल ही में कैरेबियाई देश डोमिनिका द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर एक जानकारी और भी आपको दे दूँ, रिसेंटली आपको बताया गया था इसी साल 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस ने, यहाँ पे देखिए रूस ने इसी साल, रूस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा था, जो आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। और ये सम्मान पाने वाले वे भारत के पहले व्यक्ति बने थे। हालांकि अब तक की बात करें तो अब तक 13 देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। अब ये 13 देश कौन कौन से हैं और ये सम्मान का नाम क्या क्या है, आप यहाँ पर पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन देश द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इनमें अगर हम अभी रिसेंटली से स्टार्ट करें तो रशिया, भूटान, फ्रांस, मिस्र, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, अमेरिका, बहरीन, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, फिर मालदीव, फिलिस्तीन, सऊदी अरब और अफगानिस्तान। ये कुल 13 ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ये ध्यान रखिएगा, अपने आप में ये भी एक प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नवा प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29 का उद्घाटन दिवस पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से सितंबर 2024 तक वैश्विक औसत सतह तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना अधिक है, पहले की तुलना में इसमें कितना इजाफा देखने को मिला है। ये COP29 में जो सम्मेलन था वहाँ पर खास करके जो अजरबैजान बाकू में जो आयोजित हुआ है, वहाँ पर एक रिपोर्ट में इसका मतलब जिक्र हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर पहले तो ये विकल्प होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर डी, 1.54 डिग्री सेल्सियस ये अधिक देखने को मिला है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आइए इस रिपोर्ट को लेकर कुछ बातें ध्यानपूर्वक समझते हैं, देखते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के उद्घाटन दिवस पर जारी जलवायु की स्थिति 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न बढ़ते खतरों पर प्रकाश डालती है। ये ध्यान रखिए। और जो हमने आपको बताया COP29 कहाँ पर आयोजित हो रही है, तो बाकू अजरबैजान में। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट मतलब ये जो खास करके प्रकाशित हुई है, इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है जलवायु की स्थिति 2024, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न बढ़ते खतरों पर प्रकाश डालती है। और इस रिपोर्ट में इन्हीं के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इस रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार जनवरी से सितंबर तक, यानी जनवरी से सितंबर 2024 तक, यहाँ पर आप लोग 2024 ऐड कर लीजिए, तक वैश्विक औसत सतह तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.54 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है, तकरीबन 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। और ये तापमान वृद्धि अल नीनो की घटना और बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण हो रही है। इसका कारण भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी पॉइंट एग्जाम में प्रश्न का रूप ले सकता है, सभी को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त समुद्र की गर्मी भी बढ़ रही है और अपेक्षाकृत इसमें जो लगातार ये वृद्धि हो रही है, इसमें घटने का कहीं असर मतलब नहीं दिख रहा है और ये अपेक्षाकृत बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में समुद्र का बढ़ता तापमान चरम मौसम की घटनाओं को और भी बढ़ा सकता है, इस तरह का इसमें अनुमान किया गया इस रिपोर्ट में। अच्छा, इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि महासागरों ने ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न 90% अतिरिक्त ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है, जिससे समुद्री जीवन और तटीय समुदायों पर दीर्घकालिक असर पड़ेगा। इसका जिक्र इसमें किया गया। साथ ही ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का स्तर भी दोगुना तेजी से बढ़ रहा है। ये तमाम चीज़ों की मतलब बातें इस रिपोर्ट से निकलकर सामने आती हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस या फिर वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। और पहली बार ये मनाया गया था वर्ष 1991 में। और इसको लेकर थीम ध्यान रखें, 2023 में जो इसका थीम था एक्सेस टू डायबिटीज केयर, ये हमने आपको बताया था। 2024 में जो इसका थीम है बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को
पाटना, ये खास करके 2024 का इसका निर्धारित थीम है। खास करके किसी भी दिवस को लेकर जो जानकारी दिया जाता है, एक ही उद्देश्य रहता है कि आप इसका डेट ध्यान में रखें और जो थीम है वो ध्यान में रखें, क्योंकि यही दो चीज़ें अमूमन देखने को मिलता है कि कई बार एग्जाम में प्रश्न का रूप लेता है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता अक्टूबर 2024 में 24.2 गीगावाट या फिर 13.5% बढ़कर कितनी हो गई है। तो जो नवीनतम जो रिपोर्ट आई है नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की, तो क्षमता बढ़कर हो गई है 203.18 गीगावाट। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 12वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 13 नवंबर 2024 को स्वामी विवेकानंद मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया सिलवासा में। अच्छा, यहाँ पर जो विकल्प आप लोग देख रहे हैं इसमें से, अच्छा, दादर नगर हवेली जो वहाँ की राजधानी सिलवासा। अच्छा, यहाँ पर विकल्प नंबर सी में जो आप देख रहे हैं विजयपुरम। आपको बता दूं कि पोर्ट ब्लेयर का बदला हुआ नाम है ये श्री विजयपुरम। ये ध्यान आप लोग रखिएगा, हमने आपको इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी आपको दे दिया है। अच्छा, जो लोग बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। होम स्क्रीन पर टेस्ट सीरीज वाला आइकन है, इस पर क्लिक करके बीपीएससी वाले टेस्ट सीरीज को आप इस कूपन कोड के साथ परचेज कर सकते हैं। महज 199 रुपये में तमाम यहाँ पर टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तैयारी आपकी बेहतर होगी, आप घर बैठे सही तरीके से अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाएंगे। अब यहाँ पर अच्छा एक बात और, जो लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिहार व एशिया का पहला सबसे चौड़ा 6 लेन केबल ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है। लगभग 90% कार्य इसका संपन्न हो चुका है। ठीक है, आप लोग बताइए, पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा किया था। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।